पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए, आज हम कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया। चुनाव आयोग ने भले ही रणभेरी नहीं बजाई है, लेकिन बीजेपी ने बजा दी चुनावी बिगुल। और बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजाते ही एक कदम आगे तय कर लिया है और महागठबंधन पीछे। महागठबंधन में आपने देखा ही, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, जो कल बैठक हुई पटना में सीडब्ल्यूसी की, उसके बाद मिले भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव प्रभारियों का फैसला कर लिया। यह महत्वपूर्ण फैसला था और मुझे लगता है कि झारखंड में मिली हार से सबक भी लिया बीजेपी ने कि बिहार के लिए किस समीकरण के तहत, किस तेवर के तहत और कैसे नेताओं को पर्यवेक्षक, प्रभारी और सह प्रभारी बनाया जाए। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार को जानते हैं, समझते हैं, पिछले कई चुनावों में हुए रहे हैं और झगड़ालू नहीं है, उग्र नहीं है, हिंदू मुसलमान बहुत नहीं करते हैं, उन्हें बिहार में चुनाव का बीजेपी ने प्रभारी बनाया। और केशव प्रसाद मौर्य को समझ ही रहे हैं समीकरण। क्यों उत्तर प्रदेश में वह बने, क्यों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, बिहार में कुशवाहा मतों की क्या ताकत है, क्या बिखराव है। और फिर सीआर पाटिल। तो देखिए, बीजेपी तो एक कदम बढ़ गई और पटना में भी इन दिनों हम देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही है बीजेपी की। बीजेपी को तो पता ही है ना कि हमें किन सीटों पर चुनाव लड़ना ही लड़ना है। कहां कोई कंफ्यूजन है? 80 सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। कुछ बड़े फैसले होने हैं। तो पटना में दावेदारों की भीड़ भी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें भी चल रही है। विनोद तावरे भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और विमर्श कर रहे हैं। भिखुभाई दलसानिया हैं, दिलीप जायसवाल हैं, नागेंद्र जी त्रिपाठी हैं, सब लोग। तो बीजेपी कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। जेडीयू की तैयारियां भी चल रही है। संजय झा और ललन सिंह के बारे में जानकारी कुछ कम मिलती है, लेकिन यह पार्टी जो है ना, वह भीतर भीतर तैयार होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक सहमति अंदर खाने में बन जाती है। भले ही चिराग पासवान को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और जीतन राम मांझी को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ हो, लेकिन 200 सीटों पर सहमति तो है ही ना। तो 200 सीटों की तैयारी, बाकी 43 सीटों की बात। और अमित शाह ने कहा ही कि शाहबाद में 190 जीतेंगे यदि आप लोग जगे रहे तो। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन को देखिए तो वहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आरजेडी, अब आरजेडी की सीटों पर वीआईपी की नजर है, कांग्रेस की सीटों पर आरजेडी की नजर है, आरजेडी की सीटों पर कांग्रेस की नजर है। और माले तो इंतजार में है। माले ने कहा ही है कि हमें विस्तार चाहिए, हम और जिलों में जीते तो काम बनता है, तो काम बनता है और मजबूती भी। माले के एक विधायक पिछले दिनों पॉडकास्ट के लिए आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि देखिए, जहां जहां माले ने चुनाव लड़ा है वहां महागठबंधन को जीत मिली है। तो भाजपा आगे बढ़ रही है और जब प्रभारी नियुक्त हो गए हैं तो सीटों की संख्या तय करने में भी बहुत वक्त नहीं लगना है, क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल विशुद्ध राजनीतिज्ञ हैं और बिहार को समझते हैं। उत्तर प्रदेश तो पड़ोसी ही है, धर्मेंद्र प्रधान पुराने ही है। तो भाजपा ने एक कदम बढ़ा दिया, चुनावी बिगुल फूंक गया। चुनाव आयोग 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो ये डेवलपमेंट है जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये अभी कई दिनों से चर्चा चल रही थी। आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने पूछा था जब दिलीप जायसवाल आए थे लाइव सिटीज के कॉन्क्लेव में, तो कि आप कब, अभी तक चुनाव प्रभारी नहीं नियुक्त हुए। तो उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 महीने पहले हम लोग चुनाव आयोग की चुनाव प्रभारी की घोषणा करते हैं। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल के भी प्रभारी का अनाउंसमेंट हो गया। पश्चिम बंगाल में भी भूपेंद्र यादव को प्रभारी बना दिया गया, बैजयंत पांडा को तमिलनाडु का प्रभारी बना दिया गया। तो उन राज्यों में तो अभी अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तो 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, 6 महीने 7 महीने पहले वहां प्रभारी का अनाउंसमेंट हो गया। बिहार में प्रभारी की घोषणा रुकी रही थी, लेकिन हमने अपनी बातचीत में इसी प्रोग्राम में कहा था, जिस दिन हम लोगों ने देखा था कि पूरा पटना रंगा हुआ था,
धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर से और उनको शिक्षा सुधार का महानायक बता करके प्रचारित किया गया था। वो आए थे जी। पटना में और संयोग से उस दिन हम पटना में ही थे, स्टूडियो में ही हम लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग की थी। तो उस समय ये हमने कहा था कि ये संभव है कि वो चुनाव प्रभारी बने, क्योंकि वो उन्हीं को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ये प्रोजेक्शन वो सिर्फ तेजस्वी यादव या मतलब महागठबंधन जो है उससे लड़ने के लिए नहीं था। ये प्रशांत किशोर के भी शिक्षा के एजेंडे का जवाब देने के लिए था, बहुत सटल तरीके से, बहुत बारीक तरीके से, कि आपने देश के शिक्षा मंत्री को बिहार का प्रभारी बनाया है, जहां शिक्षा का मुद्दा बनता दिख रहा है, जहां स्कूल बस्ते का मुद्दा बनता दिख रहा है, जहां ये बात इतना बड़ा इशू हो जाए कि तेजस्वी यादव पेन फेंक रहे थे। तो पेन और स्कूल का बस्ता जब इसकी बात होने लगे बिहार के चुनाव में हो रही है, और उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी देश के शिक्षा मंत्री को वहां का चुनाव प्रभारी बनाती है, जिनको पार्टी शिक्षा सुधार के महानायक के तौर पर पेश कर चुकी है, तो ये अपने आप में एक बड़ा मूव होता है, एक बड़ा दांव होता है, एक एजेंडे के हिसाब से होता है, और ये बड़ा थॉटफुल फैसला है। आपने कहा कि वो बिहार को बहुत बारीकी से जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान, बल्कि उस बिहार से ज्यादा बारीकी से वो दूसरे शायद अपने राज्य को जानते होंगे, उड़ीसा को, और कई राज्यों के प्रभारी रहे उनको भी नहीं जानते होंगे। वो 9-10 का चुनाव हमको ध्यान है, जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से धर्मेंद्र प्रधान बिहार के चुनाव में काम कर रहे थे, उन्होंने किया 10 के चुनाव में, उसके बाद के चुनाव में भी हमने देखा, लेकिन 14 का चुनाव लोकसभा का और 10 का चुनाव विधानसभा का, हमने जिस शिद्दत से उनको काम करते देखा, वहां 14 के चुनाव में भी उन्होंने कई चमत्कार किए, कैसे लोगों को जोड़ना, कैसे पार्टियों को ले आना, रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ तालमेल कैसे, उसका किस्सा भी हम बताए ही थे, और कितने लोगों को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। उस समय कई लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ तालमेल का फैसला, तो ये सारे काम उस समय, ओम प्रकाश यादव को पार्टी में ले आने का फैसला, ये एक एक चीज बारीकी से राजकुमार सिंह आरके सिंह को ले आकर के लड़ाना, चुनाव लड़ाना। उस समय के किस्से, उस समय के कुछ और किस्से हैं जो हम कभी शेयर करेंगे कि आरके सिंह के आने के पहले कौन आ रहा था। तो ये सब काम धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ से हो रहे थे। हुमायूं रोड में वो रहते थे उस समय, और उस समय जो राजनीति का केंद्र था, बिहार की राजनीति का केंद्र धर्मेंद्र प्रधान का घर था। तो वो बिहार को बहुत बारीकी से जानते हैं, एक एक नेता को जानते हैं, उनके साथ उनके निजी संबंध भी हैं, सबको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। एक तो ये है, उनकी एक अपनी पहचान है, जो पिछड़ी जाति की राजनीति के में एक अपनी उनकी आइडेंटिटी है, क्योंकि बिहार में ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक वो पहचान भी है। और तीसरी बात एक है कि जो उनकी प्रधानमंत्री के साथ निकटता है, आमतौर पर माना जाता है कि भूपेंद्र यादव अमित शाह के करीबी हैं और धर्मेंद्र प्रधान मैन फ्राइडे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। हालांकि दोनों का भरोसा है पूरा, उसमें कोई संदेह नहीं। चौथी बात यह है कि वो जैसे जादूगर हैट में से खरगोश निकालता है, उस तरह के जादूगर टाइप का काम है धर्मेंद्र प्रधान का, ज्ञानेश्वर जी। और हमने ये जादूगर कैसे वो निकालता है हैट में से खरगोश, ये हरियाणा में देखा था। हरियाणा चुनाव बीजेपी जीत नहीं रही थी, जब चुनाव पिछली बार घोषित हुए, हरियाणा सबसे टफ स्टेट था। महाराष्ट्र भी टफ था, जहां से एक जीत खींच करके ले आए भूपेंद्र यादव, लेकिन हरियाणा सबसे टफ स्टेट था, जहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया था धर्मेंद्र प्रधान को। और वहां इतना डिवीजन था, इन चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहां मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़े थे उन्हीं की सीट से, करनाल से। तो जब नायब सिंह सैनी की चॉइस भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान की थी। ये आप देखिए कितना कैसा संयोग है कि बिहार में जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है नायब सिंह सैनी से, और उनके उतने ही घनिष्ठ संबंध है केशव प्रसाद मौर्य से, और उनकी बीजेपी में एंट्री को फैसिलिटेट करने में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हाथ था। तो वो भी आ रहे हैं वहां चुनाव के प्रभारी होकर के, सह प्रभारी होकर के बिहार में। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हमने हरियाणा का चुनाव लड़ाते देखा, एक ऐसा टफ चुनाव था ज्ञानेश्वर जी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। एकदम लग रहा था कि जाट और दलित एक साथ हैं, ब्राह्मण भी उनके साथ जाएंगे, और इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एकदम एक तरफा चुनाव लग रहा था। और एग्जिट पोल में, हम ओपिनियन पोल नहीं करें, एग्जिट पोल में ऐसे नतीजे आए थे कि लग रहा था कि 90 में से 72-74 सीटें आ रही हैं कांग्रेस को। ये एग्जिट पोल ने कहा था कि 90 में से 72 सीट कांग्रेस, 74 सीट कांग्रेस, 50 से कम तो कोई दे ही नहीं रहा था। और वहां बीजेपी जीती, और ये धर्मेंद्र प्रधान का कमाल था। रियल टाइम में इलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, रियल टाइम में कैसे जवाब दिया जाता है, कैसे नैरेटिव बनने से रोका जाता है, ये हम एक मिसाल बताएंगे आगे। तो अभी अब जब तक वो चुनाव होगा तब तक उनके बारे में चर्चा होती रहेगी। लेकिन जिस दिन अनिल विज ने मुख्यमंत्री को लेकर के एक बयान दिया, उन्होंने ये बयान दिया कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तो लड़ा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो, हम भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।
और रियल टाइम में, मतलब हमको लगता है कि 1 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इंटरव्यू दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया बाइट दी और इस नैरेटिव को बनने से पहले ही समाप्त कर दिया। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी थी, नैरेटिव था कि हम पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे हरियाणा में, और इसीलिए नायब सिंह सैनी लाए गए थे। लेकिन अनिल विज के उस बयान के बाद नैरेटिव बनता, उसके पहले धर्मेंद्र प्रधान ने उसको डिफ्यूज कर दिया, रियल टाइम में डिफ्यूज किया उसको। तो हम एक आध ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें, जब हम आगे रहेंगे 2 महीने तो चर्चा होगी ही, उनको चुनाव प्रभारी बनाने का मतलब है कि बीजेपी, इससे बीजेपी की गंभीरता भी जाहिर हुई है। ये नहीं है कि किसी भी मंत्री को उठा करके या किसी भी नेता को उठा करके आपने बिहार लड़ाने भेज दिया। धर्मेंद्र प्रधान को पहले कहा गया कि आप नए सिरे से बिहार समझिए, क्योंकि अब वो मंत्री हैं 10 साल 11 साल से और बिहार की राजनीति से थोड़ा दूर हैं, तो बिहार समझिए। तो 1 महीना पहले या 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया जब वो बिहार आए थे, बिहार घूमे, सब लोगों से मिले, मिल के लौटे, और उसके बाद उनको प्रभारी बनाने की घोषणा हुई है। तो पिछड़ी राजनीति एक बेहद प्रभावी सक्षम नेता के सामने, नेता की को जिम्मेदारी देना, और एक ऐसा नेता जिसकी साइनर्जी वहां बनी हुई है तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं से, सहयोगी पार्टियों के नेताओं से। देखिए, चिराग पासवान के पिता को तो 2014 के अलायंस में ही वो लेके आए थे, बिल्कुल रामविलास पासवान को लेकर के ही आए थे धर्मेंद्र प्रधान। तो अब रामविलास पासवान, अब चिराग पासवान के साथ अलायंस कराने में, बातचीत कराने में, सीटों का मामला निपटाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, ऐसा हमको लग रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी बनाना बहुत ही थॉटफुल फैसला है, और उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ होगा, और उनके आने से बाकी लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी जीत के बाद आ रहे हैं, हरियाणा की जीत के बाद आ रहे हैं। हरियाणा अभी पिछले साल अक्टूबर में चुनाव हुआ, और उसके बाद वो दूसरा चुनाव लड़ाने बिहार आ रहे हैं। तो जब आप जीत के साथ, पिछली आपके नाम से जब पिछले चुनाव में जीत दर्ज होती है, तो उसके बाद आपके लिए चुनाव लड़ाना बहुत आसान हो जाता है। वो खुद भी चुनाव जीत करके आए उड़ीसा से, फिर वापस मंत्री बने। तो इस बार वो बहुत हाई नोट के साथ आएंगे, और ये बड़ी चुनौती इंडिया ब्लॉक के लिए हो गई कि भाई आपके सामने उस तरह का प्रबंधन करने वाला कौन नेता है। बिल्कुल, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, आपके सामने नेता कौन है? प्रभारी का कृष्णा अलावरू के सहारे बीजेपी कांग्रेस लड़ लेगी, धर्मेंद्र प्रधान का मुकाबला कर लेगी। आरजेडी की तरफ से तो कोई है ही नहीं, आरजेडी की तरफ तो सब लड़ने वाले हैं भाई, वो लड़ेंगे ही। तेजस्वी यादव वो क्या चुनाव का प्रबंधन तो करेंगे नहीं। अब संजय यादव तो नहीं प्रबंधन कर सकता ना, संजय यादव तो चौतरफा घर में घिरे हैं और बाहर घिरे हैं, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से घिरे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के साथ सारे नेताओं का सद्भाव है, चाहे बीजेपी के हो चाहे जेडीयू के हो, सबके सद्भाव है। हमने महसूस भी किया है, जब कभी संवाद हुआ है, कम ही संवाद हुए हैं, लेकिन जब कभी संवाद हुआ है बहुत मीठे हैं, गुस्सा नहीं आता है, और झगड़ा करने के मूड में नहीं होते हैं, विवाद को खत्म करने के मूड में होते हैं धर्मेंद्र प्रधान। और 2014 की बात आपने ठीक याद कराई, क्या चुनौतियां थी। नीतीश कुमार अलग हो गए थे, बिल्कुल अकेले लड़ रहे थे, रामकृपाल यादव को लालू यादव से छुड़ा कर लाया था, वह भी किस्सा याद ही है हम लोग को, अजीत जी। तो धर्मेंद्र प्रधान का बिहार आना, बिहार का प्रभारी बनना, और इसके साथ ही सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखकर केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल। केशव प्रसाद मौर्य थोड़ी बेचैन रहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्हें बड़े पद की लालसा थी, लेकिन बिहार में सह प्रभारी बने हैं, तो बिहार में अपनी उपयोगिता साबित कर बिहार में यदि धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल को सफलता मिलती है, और 2010 जैसा जनादेश, जो बहुत ही मुश्किल बड़ा काम है, तो वैसा कुछ मिल जाता है, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य की रैंकिंग भी ऊपर चली जाएगी। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य पर हम लोग आगे आएंगे, चूंकि वो राजनीति ज्यादा है, उनके मामले में राजनीतिक बातें करनी होंगी। सीआर पाटिल के बारे में बिहार के लोग कम जानते होंगे। सीआर पाटिल अभी भारत सरकार के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, बहुत ही बड़ा विशाल मंत्रालय है और बड़ी जिम्मेदारी है, और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और 5 साल से ज्यादा हो गए एक ही अध्यक्ष है, एक ही प्रदेश है जहां 5 साल से ज्यादा एक ही आदमी अध्यक्ष है। सोचिए, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश का अध्यक्ष है वहीं के हम लोग को देख रहे हैं, संगठन महामंत्री भी भिगुभाई दलसानिया वहीं के हैं, लेकिन सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के 5 साल से ज्यादा समय से। उनका विकल्प भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को नहीं मिल रहा है। सीआर पाटिल चुनाव के प्रबंधन के लिए इस कदर जाने जाते हैं, हमने कोई दूसरा नेता उतना व्यवस्थित, उतना सिस्टमेटिक कोई नेता नहीं देखा है। आप इस बात से समझिए कि देश के अनेक राज्यों से लोग जाते हैं उनका चुनाव कार्यालय देखने। उन्होंने ऐसा चुनाव कार्यालय बना रखा है अपना, वो एमपी है नवसारी से संभवतः, तो वहां उन्होंने ऐसा चुनाव कार्यालय बना रखा है, अपना राजनीतिक कार्यालय अपनी पार्टी का बना रखा है, उनका कार्यालय देखने जाते हैं लोग। वो एक कॉल सेंटर की तरह उनका कार्यालय काम करता है, 24 घंटे उनके यहाँ से कॉल सेंटर के नंबर जारी किए हुए हैं।
उस नंबर पर 24 घंटे कोई भी कॉल कर सकता है, उनकी कॉल अटेंड की जाती है और उनकी जो भी समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। अब आप सोचिए 15 लाख 16 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमपी अपना कॉल सेंटर चलाता है। उस कॉल सेंटर में 24 घंटे में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक एक व्यक्ति का नाम, एक एक व्यक्ति का, हर मतदाता का, लगभग हर मतदाता का नाम, फोन नंबर, उसका पता जो वोटर लिस्ट में दर्ज है या ऐसे भी वो उनके पास है। वो एक एक व्यक्ति से डायरेक्टली कनेक्ट है या वर्चुअली कनेक्टेड है। तो इतने इतने सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग देखने जाते हैं कि उनका कार्यालय कैसे काम करता है, एमपी कैसे काम करता है, किस तरह से जीतता है। और उन्होंने अपने तो बड़े अंतर से जीतते ही हैं। उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया था कि गुजरात में इस बार हर सीट का अंतर 5 लाख वोट रखना है। तो इस टारगेट के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, जीतते हैं, जिताते हैं वो पार्टी को। तो वो उस तरह का प्रबंधन का आदमी आ रहा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक व्यक्ति हैं और हम केशव प्रसाद मौर्य पर कहा कि उनमें लंबी राजनीतिक बातचीत हो जाएगी उनके बारे में। तो वो राजनीतिक लोग हैं, पूरी तरह से चुनाव का प्रबंधन जानते हैं, राजनीतिक वो उस पर काम करते हैं। अपने एकदम मतलब निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, तत्काल की जो क्षमता होती है, वो धर्मेंद्र प्रधान में कमाल की है। तुरंत कैसे निर्णय लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये प्रबंधन और व्यवस्था करने के माहिर आदमी है सीआर पाटिल। तो ये एक बड़ा बैलेंस हुआ है। इनके आने से एक प्रबंधन की नई चीज बिहार में भी लोगों को देखने को मिलेगी। ये दिखेगा कि कितने सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, ये सीआर पाटिल दिखाएंगे। अब उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो एक बड़ा विशुद्ध राजनीतिक फैसला है। धर्मेंद्र प्रधान जानते हैं बिहार को, तो गए, वो लड़ा चुके हैं पहले चुनाव, जीत के साथ गए हैं, मनोबल ऊंचा है, सीआर पाटिल प्रबंधन करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का फैसला विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है और ये इतना गंभीर राजनीतिक फैसला है। केशव प्रसाद मौर्य ज्ञानेश्वर जी उत्तर प्रदेश में एनटी यादव राजनीति के ध्रुवीकरण के केंद्र थे। हाँ, एनटी यादव राजनीति की ध्रुवीकरण के केंद्र थे वो। जब पिछला 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिस समय हिस्टोरिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, उस हिस्टोरिक मैंडेट की धुरी थे केशव प्रसाद मौर्य। वो आए, उनकी ये एक बड़ा करिश्मा था। ये इसके पहले बीजेपी प्रयोग कर रही थी, तमाम तरह के प्रयोग हो रहे थे। और ये भी हम पहले भी बात किए हुए हैं, कई जगह हम कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग जो आज चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में गोविंदाचार्य ने कल्याण सिंह के नाम से की थी, कल्याण सिंह के चेहरे से की थी। और ये सोशल इंजीनियरिंग उस समय शब्द क्वाइन करना, ये उन्होंने गोविंदाचार्य ने किया। और केशव प्रसाद मौर्य लोध हो सकता है, इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस था कि लोध ही हो सकता है जो एनटी यादव पॉलिटिक्स का चेहरा होगा। तो वो उसी प्रयोग में उमा भारती को ले आया गया था 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए। उमा भारती उसी प्रयोग का हिस्सा थी, जो वहां से लड़ी, झांसी से वो उनको लड़ाया गया था। तो लोध पॉलिटिक्स के लिए ही ये माना गया कि लोध पॉलिटिक्स उनके जरिए वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होगी। केशव वो कल्याण सिंह की लीगेसी थी, आगे बढ़ाई गई। बाद में 17 में केशव प्रसाद मौर्य का प्रयोग हुआ। ये हुआ कि नहीं, मौर्य शाख के मौर्य भी जो हैं, जो कोयरी हैं, कुशवाहा, वो भी हो सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा हो सकता है। उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे 2017 में केशव प्रसाद मौर्य। और इसमें कोई संदेह नहीं माना जा रहा था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल उसी नाम पर वोटिंग हुई, उसी नाम पर चुनाव हुआ, उन्हीं का चेहरा चारों तरफ दिखाया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ का कोई चेहरा नहीं था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, माफ करिएगा, गोरखपुर के एमपी थे और उस नाते उनकी राजनीति गोरखपुर तक थी। वो गोरखपुर तक की राजनीति थी। और गोरखपुर में भी ऐसा हमको नहीं दिख रहा है, ध्यान आ रहा है कि जब गोरखपुर की भी सभी 5 या 5 सीटें जो आती हैं वो जितवा देते थे। वो ऐसा नहीं था, उनका उतना बड़ा कद भी नहीं था और वो चेहरा भी उतना बड़ा नहीं थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर चुनाव हो रहा था और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव के बाद स्थितियां ऐसी बनी कि वो उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो जो ऐतिहासिक मैंडेट आया एनडीए को, जो बीजेपी है, एनडीए उस समय जो एनडीए था, उसको 325 सीटें आई ज्ञानेश्वर जी। 403 में से 325 सीटें उत्तर प्रदेश में। और ये केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे का कमाल था कि सब डेसिमेट हो गई पार्टियां। आप सोचिए कि जिस पार्टी को 225 सीट थी, 225 सीट के साथ चुनाव में उतरे थे अखिलेश यादव और उनको सिर्फ 47 सीट आई थी, सिर्फ 47। 225 से 47 पर आ गए थे। तो ये एक जो एंटी यादव वोट का पोलराइजेशन था, एंटी यादव पिछड़ी जातियों का जो, गैर यादव पिछड़ी जातियों का जो पोलराइजेशन था, वो चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का है। और बिहार में आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है कि गैर यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट पोलराइज हो। उसको भरोसा आप कैसे दिखाएंगे? आप एक चेहरा दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी का, लेकिन उसमें भी उनको लाने में आपने इतनी देरी की। जब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ये सारे प्रयोग आप कर रहे थे, उस समय अगर उनको ले आए होते तो आप किसी और चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती, बीजेपी को किसी चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती अगर उस समय वो आए होते तो। लेकिन आज चेहरे की जरूरत है और वो कमी पूरी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य यादव
पिछड़ी जातियों के पोलराइजेशन के लिए वो सबसे मुफीद चेहरा है, सबसे उपयुक्त चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य का। दूसरी बात यह है कि उनका भी एक कद बढ़ाने का एहसास उनको कराया जाएगा, उनकी कम्युनिटी को भी कराया जाएगा कि उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। अगर इस जिम्मेदारी में वो कामयाब होते हैं, ये निश्चित रूप से देखिएगा ग्राउंड तक ये बात पहुंचेगी। और कैसे पहुंचेगी वो हम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि संघ और बीजेपी की मशीनरी जब सक्रिय होती है नीचे कोई बात पहुंचाने के लिए, तो कैसे बात पहुंचाई जाती है। ये बात पहुंचा दी जाएगी हर कुशवाहा के यहाँ, हर अति पिछड़ा के यहाँ, पिछड़ा के जो गैर यादव है, कि केशव प्रसाद मौर्य को कामयाब बनाइए तो उनको उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका मिल सकती है। उनको कामयाब करिए, ये उनकी परीक्षा का चुनाव है। इस तरह के बना दिया जाएगा कि ये उनकी परीक्षा का चुनाव है, उनको प्रूव करना है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको बिहार भेजा है। बिहार उनके नाम पर अगर मुहर लगा देता है तो उत्तर प्रदेश की कमान उनको मिल जाएगी। मिले न मिले आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये धारणा नीचे तक पहुंचाई जाएगी, ये बात नीचे तक पहुंचाई जाएगी कि केशव प्रसाद मौर्य को इस बार कामयाब बनाना है ताकि उत्तर प्रदेश में उनको महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका मिले। तो ये जो गैर यादव पिछड़ी राजनीति पर हमारा फोकस है, उसको वो चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य। और उसी चेहरे को एक संयोग देखिए, कितना संयोग है कि उसी वोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसी वोट की राजनीति लेकर के आगे बढ़ रहे हैं सम्राट चौधरी जी। वो भी गैर यादव पिछड़ी जाति के ही चेहरा है कि गैर यादव पिछड़ा जो जिसमें सबसे मुख्य रूप से लौकुश है, जो कोयरी कुर्मी धानुक है, जिसके प्रतिनिधि चेहरे अभी नीतीश कुमार हैं, उसके उत्तराधिकारी कौन है? तो सम्राट चौधरी हैं। ये सहज रूप से बनाया गया क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनाया नहीं है, तो वो वोट कहीं नहीं जाएगा। ये मैसेज देना है। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं चुनाव के बाद या सम्राट चौधरी बनते हैं या क्या होता है, यह बात की बात है, लेकिन अभी मैसेज यही है कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि चुनाव के थोड़े दिन बाद तक अगर सरकार बनाने की स्थिति बनती है एनडीए को, तो नीतीश कुमार बने, फिर उसके बाद ट्रांसफर हो किसी दूसरे को। तो ये मतलब ये मैसेज बनाना है कि ये जो आप लौकुश धानु, कोयरी कुर्मी धानु का जो एक समीकरण है, पिछड़ी जातियों में जो गैर यादव पिछड़े हैं उन्हीं के हाथ में राजनीति की कमान रहेगी, ये धारणा बनवाने के लिए भी केशव प्रसाद मौर्य सबसे कामयाब, मतलब उसी के लिए उनको लाया गया है। वो एक चेहरा, प्रतिनिधि चेहरा होंगे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की कड़ी में ही एक चेहरा उनका भी जुड़ गया। तो अब इस मैसेज में कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कितना भी कहे, अब कितना भी कहें प्रशांत किशोर की, माफ करिएगा, तेजस्वी यादव की लोक मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बना देंगे, या कोई कितना भी कहे कि विजय सिन्हा मुख्यमंत्री हो जाएंगे, अब ये बातें नहीं चलने वाली हैं। अब ये एक तरह से क्लियर कर दिया बीजेपी ने अपने प्रभारियों के चेहरे से। देखिए, सीआर पाटिल तो पाटिल हैं, उनका चेहरा, उनकी जाति लोग क्या खोजेंगे, पाटिल हैं लोग। वहां गुजरात में इस बात की भी चर्चा होती है कि महाराष्ट्र के हैं, पाटिल हैं, और गुजरात से आकर के राजनीति करते हैं, तो पाटिल तो छोड़ दीजिए, पाटिल सब आदमी जानता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में ये दोनों चेहरे गैर यादव पिछड़ी जाति का चेहरा है, प्रतिनिधि चेहरा है। और बिहार में जो चेहरा है सम्राट चौधरी का है, तो उनके साथ ये एकदम सिंक्रोनाइज हो जाएगा और ये मिल करके ये मैसेज बिहार में बनेगा कि हाँ, अति पिछड़ी या पिछड़ी राजनीति, गैर यादव पिछड़ा राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नीतीश कुमार की पार्टी भी वही राजनीति कर रही है। तो कुल मिलाकर के ज्ञानेश्वर जी, अब फोकस सारा जो राजनीति का बिहार का हो गया है। आपने देखा ही कल कांग्रेस पार्टी का कैसे ईबीसी का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड की अति पिछड़ा हमको साधना, उनको भी अति पिछड़ा साधना है। क्योंकि अब जो सवर्ण वोट के बारे में सब लोग जान गए हैं कि ये इतना हाईली टैक्टिकल वोटिंग करेंगे लोग, जहां कैंडिडेट होगा वहां कैंडिडेट को देंगे, जहां कैंडिडेट नहीं होगा वहां बीजेपी जेडीयू को देंगे। अब ये इस बात में कोई कितना भी कुछ भी कहे, ये हकीकत है बिहार की। एक तरफा प्यार नहीं रह गया है, नहीं है वो कैंडिडेट नहीं है। जहां हाँ, प्यार अब वही है जहां किसी पार्टी का फॉरवर्ड नहीं होगा, जहां आरजेडी का, कांग्रेस का, मुकेश सहनी का, लेफ्ट का फॉरवर्ड कैंडिडेट होगा, वहां फॉरवर्ड का वोट उनको मिलेगा। जहां नहीं होगा वहां वो वोट बीजेपी जेडीयू की तरफ जाएगा। तो आपकी पोजीशन क्लियर है, आपकी पोजीशन एकदम क्लियर है। यादव की पोजीशन क्लियर है कि जहां यादव होगा बीजेपी का, जेडीयू का, वहां हो सकता है जाए, नहीं तो सारा वोट एक मुश्त जाएगा आरजेडी को। मुसलमान का क्लियर है कि उसका वोट जाएगा महागठबंधन के साथ, और जहां मुस्लिम कैंडिडेट होगा, हो सकता सीमांचल के इलाके में ओवैसी का या नीतीश कुमार का या लोजपा का, तो उसको जाएगा। जो क्लियर नहीं है जो वोट, वो है गैर यादव पिछड़ा। गैर यादव पिछड़ों में भी कुर्मी तय है कि जाएगा नीतीश कुमार के साथ, बिल्कुल। कोयरी धानुक और अत्यंत पिछड़ा, जो हम लोग पहले जोड़े थे कि अत्यंत पिछड़ा 36% में से 8-9% मुसलमान हटा दीजिए, तो जो 26%, 27% जो हिंदू अति पिछड़ा है वो, और उसके बाद पिछड़ों में जो जातियां हैं गैर यादव, उन्हीं की राजनीति साधनी है जी। और वही राजनीति पर कांग्रेस का भी फोकस है, उसी राजनीति पर आज बीजेपी ने अपना फोकस दिखा दिया धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य को बना करके।
हम्म। एक और बात यहाँ अंडरलाइन करना जरूरी है ज्ञानेश्वर जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभारी ऐसा नहीं भेजना चाहिए जो आकर के एंटागोनाइज करे, आकर के बिल्कुल। दूसरे लोगों को हॉस्टाइल करे। ये ना करे कि हम्म। आकर के लोगों को उंगली करना शुरू कर दे या इनको निपटा दो उनको निपटा दो, जैसा हम कांग्रेस में देख रहे हैं कि जी। लगातार कोशिशें जो कांग्रेस में हो रही हैं कि किस तरह से पुराने वाले अध्यक्ष को निपटा दो, अखिलेश सिंह को कम से कम अखिलेश सिंह की भूमिका रहे, और ये इस तरह का काम इस तरह कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वहां। हम्म। तो एंटागोनाइज करने वाला प्रभारी नहीं आए, प्रभारी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। आए जिसका सद्भाव प्रदेश के लीडरशिप के साथ हो। हम्म। तो सम्राट चौधरी का कितना बढ़िया संबंध है ये आप भी जानते हैं, और भी तमाम लोग बीजेपी के सब लोग जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी। तो जो लीडरशिप का सद्भाव है, जो जो मतलब जो प्रभारी आए हैं वो सप्लीमेंट करेंगे चुनाव को, सप्लीमेंट करेंगे वहां के संगठन को। वो आकर के विनोद तावड़े के साथ, भिखुभाई दलसानिया के साथ, सम्राट चौधरी के साथ, और दूसरा जो भी लीडरशिप है बिहार का बीजेपी का उसके साथ ये लोग मिलकर के, नीतीश कुमार के साथ भी धर्मेंद्र प्रधान का बहुत अच्छा संबंध है। और केशव प्रसाद मौर्य तो उसी क्लैन को, उसी वंश को, उसी रक्त वंश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। तो उनके साथ सद्भाव बन जाना बहुत आसान है, बड़े सहज रूप से आकर के जुड़ जाएंगे। तो ये स्थिति अगर कांग्रेस ने ये स्थिति नहीं की है, कांग्रेस ने पता नहीं क्यों कैसे कृष्णा आलावरू को बनाया, उनका क्या फायदा कांग्रेस देख रही है ये कांग्रेस जाने। लेकिन बीजेपी का आज का दाव राजनीतिक रूप से, सामाजिक समीकरण के रूप से और प्रबंधन के रूप से, इन्हीं तीन कसौटियों पर आप कसेंगे। बाकी तो कोई कसौटी है नहीं, यही कसौटी है, राजनीतिक कसौटी है जिससे चुनाव का फैसला होना है, सामाजिक समीकरण की कसौटी और प्रबंधन की कसौटी है। इन तीनों को रिप्रेजेंट करने वाले तीन चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया है। प्रबंधन सीआर पाटिल के जिम्मे, सामाजिक समीकरण केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे, और राजनीतिक जो चुनाव लड़ाने का जो तमाम जो प्रबंधन है, आप तरीके हैं, तिकड़म है, और जो चीजें हैं, मैनिपुलेशन है, मैन्यूवरिंग है, वो सब धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे। तो ये तीन तरह की खूबियों के साथ आएंगे। अब बड़ी चुनौती हो गई इंडिया ब्लॉक के लिए ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल, कि आपके पास कौन चेहरा है, कौन जवाब देगा इसका। और ये ऐसा नहीं कि यही तीन हो गए, ये तीनों को सप्लीमेंट करने के लिए अमित शाह की टीम बैठी हुई है। अमित शाह के पास जो सर्वे करने वाली टीम है, जो सर्वे करने वाले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो तमाम लोग सप्लीमेंट करेंगे। रियल टाइम में घटनाओं को मॉनिटर करने का जो सिस्टम है बीजेपी के पास, वो दूसरी किसी पार्टी के पास, एक प्रशांत किशोर ने अपना बना लिया है, बाकी किसी पार्टी के पास नहीं है ज्ञानेश्वर जी, कि रियल टाइम में मान लीजिए कि आज बगहा में, वाल्मीकि नगर में, या एकदम सुपौल अररिया के किसी गांव में कोई घटना होगी, तो बीजेपी को रियल टाइम में उस घटना की सूचना होगी, बीजेपी रियल टाइम में उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। वो उसके लिए पूरा तंत्र उसका बना हुआ है, पूरा तंत्र बना हुआ, कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं होने देगी, कोई फॉल्स नैरेटिव नहीं क्रिएट होने देगी, और उसके नैरेटिव को रोकने का कोई सिस्टम हमको इंडिया ब्लॉक में नहीं दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक में यही तो प्रॉब्लम, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि देखिए महागठबंधन पीछे जाती हुई तैयारी में, नतीजे क्या होंगे आज हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन तैयारियों में अभी आप आपस में ही लड़ रहे हो, और बीजेपी जेडीयू में सहमति है, बाकी 43 सीटों पर ही बातें होनी है ना। तो आप क्या कर रहे हो, कैसे चुनाव लड़ोगे? कृष्णा आलावरू की ठीक से बात नहीं हो रही तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव अपने को मान रहे हैं कि सब कुछ हम ही है, कृष्णा आलावरू मान रहे हैं हम ही सब कुछ है, मुकेश सहनी करें क्या, सीटों का फैसला नहीं हो रहा है, माले करे क्या, सीटें तय नहीं हो रही, होगा क्या? देखिए हमको अब उसमें झगड़ा इतना बढ़ता हो सकता है कि वो सब क्लियर कर लें, क्योंकि कल महागठबंधन की बैठक हुई, मंच पर सब लोग बैठे हुए थे, सभी पार्टियों के नेता। तो जब आप मिल करके घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, अति पिछड़ा राजनीति कर रहे हैं, महागठबंधन का नाम ले रहे हैं, महागठबंधन जीतेगा ये कह रहे हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर हम मान के चलते हैं कि महागठबंधन एक रहेगा। लेकिन जो पार्टियां हैं, जैसे मुकेश सहनी है या दूसरे भी लोग वहां, ये हर आदमी, उन्होंने कहीं कहा है ज्ञानेश्वर जी कि भाई जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, तो वो 100 सीट पर लड़ने को तैयार हो गई, तो तेजस्वी यादव कहे नहीं 100 सीट पर तैयार हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये अगर सोच है उसी आप अभी उस खेमे के एक बड़े नेता के मन में कि भाई आप काहे 130 से 140 सीट पर अड़े हुए हैं, जब आपको मुख्यमंत्री बनना है, भाई 100 ही सीट लड़के तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे या बीजेपी का बनेगा, लड़ तो 100 ही सीट लड़ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कम सीटें लड़ रहे हैं? आप अपनी सीटें और कम कर लीजिए और दूसरे सहयोगी पार्टियों को एडजस्ट करिए। लेकिन यहाँ दिक्कत तेजस्वी यादव की ये है कि अगर वो ज्यादा सीटें देंगे किसी को और वो ज्यादा जीत गया या जितना भी जीता, तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो रहेगा इनके साथ। बिल्कुल, इधर भरोसे का संकट है, तो उस भरोसे के संकट की वजह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो कांग्रेस और लेफ्ट यही लोग ज्यादा सीटें लड़े,
ताकि कोई खतरा नहीं रहे कि ये उधर चला जाएगा या टूट जाएगा। तो इस वजह से वो कम से कम सीटें देना चाह रहे हैं। तो सीटों का मामला तो वहां अटका हुआ है, और चुनाव प्रबंधन जब तक सीटें तय नहीं होंगी और पूरा अलायंस मिल करके काम करता नहीं दिखेगा, तब तक प्रबंधन कैसे करेंगे? तो आप ना प्रबंधन कर रहे हैं, ना आप नैरेटिव का जवाब दे पा रहे हैं, और आपने जो नैरेटिव बनाना चाहा वो फेल हो गया। एसआईआर का मुद्दा बना नहीं, वोट चोरी का मुद्दा बना नहीं वहां, तो आपका नैरेटिव चल नहीं रहा है, आपका प्रबंधन आपके लिए आप बहुत अच्छा तंत्र नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, और उसके बाद अभी तक आप लोगों के सीटों के बंटवारे का वो तय नहीं हो पा रहा है। आखिरी समय में जाकर के जब आप सीट बंटवारा तय करेंगे तो ग्राउंड लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो बागी खड़े होंगे, जो लोग उनको कब समझाइएगा? आपके पास तो समझाने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। पहले से कई जगह जहां अपोजिशन को हमने देखा है, सत्ता पक्ष की राजनीति नहीं कर रहा, सत्ता पक्ष के पास बहुत सारे साधन होते हैं बागियों को ठंडा करने के या बागियों को समझाने के, लेकिन अपोजिशन के पास तो नहीं होता है। हमने हर जगह अपोजिशन को इसलिए देखा है कि अपोजिशन पहले टिकट अनाउंस करता है, ताकि अगर कहीं बगावत हो तो उनको मनाया जा सके, उनकी नॉमिनेशन उनका कैंसिल कराया जा सके, या नॉमिनेशन करने से ही रोका जा सके, समय हो अपने उनको समझाने का। तो ये तो आखिरी टाइम तक अब चले जाएंगे। अब तो चुनाव घोषणा का समय नजदीक आ रहा है, और चुनाव की घोषणा होगी, आपने कहा ना 6 से 10 अक्टूबर के, तो घोषणा के साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी और पहले फेज का नॉमिनेशन भी चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि चुनाव की घोषणा के बाद 10 दिन का टाइम मिलेगा अधिसूचना जारी होने में और नॉमिनेशन शुरू होने में। अधिसूचना जारी हो जाएगी, साथ के साथ नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 से 15 नवंबर के बीच तो चुनाव होना है। तो उसके लिए 10 अक्टूबर को, अगर मान लीजिए 8 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होती है, तो 9 या 10 से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो आप सीटों का बंटवारा कब करेंगे और कब उम्मीदवार का फैसला करेंगे? तो ये एक बड़ी चीज है जहां इंडिया ब्लॉक पिछड़ रहा है। हालांकि इस मामले में अभी बीजेपी भी पीछे ही है और प्रशांत किशोर भी पीछे ही है, किसी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, या बीजेपी में भी, एनडीए में भी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ उम्मीदवार तय है, यहाँ सीटों का बंटवारा भी लगभग तय है, यहाँ काफी चीजों में कंफ्यूजन नहीं है। उधर बहुत सारा काम करना है, और उसके बाद चुनाव लड़ाना है 2 ही 3 चेहरों को। इधर तो बहुत लोग हैं चुनाव लड़ाने वाले। तो इसलिए इंडिया ब्लॉक को कम से कम अभी सबक लेना चाहिए। जब एक कदम और आगे बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी, इंडिया ब्लॉक की कदम और आगे बढ़ गया, तो जल्दी से जल्दी उनको भी अपना निपटाने की कोशिश करनी चाहिए है, ताकि जनता के बीच में भी अपोजिशन के दमदार होकर के लड़ने का मैसेज जाए। ये बड़ा मैसेज है। अगर आप दमदार होकर के लड़ने का मैसेज नहीं बनाएंगे और खाली फॉर द सेक ऑफ कंटेस्ट आप कंटेस्ट करने जाएंगे कि हम अपोजिशन, हम लड़ने आए हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आज की तारीख में ऐसे भी सरकारों के खिलाफ लड़ना अपोजिशन के लिए हमेशा मुश्किल होगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए, आज हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि धर्मेंद्र प्रधान, CR पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति का क्या मतलब है और इसका चुनाव पर क्या प्रभाव होने जा रहा है, और महागठबंधन की तैयारी कहाँ है। महागठबंधन फिर से एक कदम और पीछे छूटता दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।